देना, रिकॉर्डिंग बच गई। अच्छा, इसमें देखेंगे इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड, it states that if we hold the thumb, if we hold the thumb, the forefinger, if we hold the thumb, the forefinger and the middle finger, if we hold the thumb, the forefinger and the middle finger of our left hand, if we hold the thumb, the forefinger and the middle finger of our left hand, of our left hand, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other in such a manner, mutually perpendicular to each other in such a manner, in such a manner that, in such a manner that the forefinger, in such a manner that the forefinger points in the direction of the magnetic field, in such a manner that the forefinger points in the direction of the magnetic field. The forefinger points in the direction of the magnetic field. The middle finger points in the direction of the current. And the middle finger points in the direction of the current. And the middle finger points in the direction of the current. And the middle finger points in the direction of the current. Then the direction in which the thumb points out, then the direction in which thumb points out, then the direction in which the thumb points out gives the direction of the force, gives the direction of the force, gives the direction of the force acting on the conductor. Then the thumb gives us the direction of the force acting on the conductor. वो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं इन सच अ मैनर कि आपका जो फोर फिंगर है वो हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो याद रखना साउथ की तरफ एक तरीके से आपको पॉइंट करना है अपना फोर फिंगर। आपका मिडिल फिंगर विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन फोर्स क्या देगा भाई आपको? थंब। बेसिकली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर रूल का लॉ नहीं है, याद रखना रूल है बेसिकली बस। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन में जो सबसे मेजर एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोना बी एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसका मतलब ये हुआ कि मोटर एक ऐसा अपैरेटस है जिसमें से करंट पहले से फ्लो करना चाहिए और उसको कहाँ रखना पड़ेगा आपको? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ही उसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का। जैसे ये पंखा फॉर एग्जांपल, ये तब तक काम नहीं करेगा या इसकी ब्लेड्स तब तक मूव नहीं करेंगी, इस ब्लेड्स के ऊपर तब तक फोर्स नहीं लगेगा जब तक मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैग्नेट ऑलरेडी उसके अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया था एक मैग्नेट ऑलरेडी प्लेस्ड होता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है मतलब करंट जाता है, उसके कारण उसके अंदर की जो कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है जो एग्जिस्टिंग मैग्नेट की फील्ड से क्लैश करती है, जिसकी वजह से हमारे उस पर्टिकुलर कॉइल के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है, और दैट पर्टिकुलर फोर्स causes that particular blade to rotate. That is the basic concept of an electric motor. जहां पे भी करंट की जरूरत पड़ेगी
वो एक मोटर का कॉन्सेप्ट होता है। मोटर मतलब ये पंखे की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज आपका फॉर एग्जांपल मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं, लॉजिक वही है भाई उनका भी, उनके अंदर भी जब तक करंट नहीं होगा वो अपने आप मूव नहीं करने वाले हैं, राइट। पर ऐसा नहीं होता है कि भाई आप करंट मत दो, आप खुद अपने हाथ से घुमा दो उसको तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, वो नहीं होता है वहां पे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है बेसिकली। अगर मैं एक ऐसा अपैरेटस बना पाऊं जिसपे अगर मैं वर्क करूं तो बिजली पैदा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एक जनरेटर कहलाएगा फिर भाई, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे ये जनरेट नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ये मोटर का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हमारा जो करंट है वो अपने आप में एक ऐसा फिनोमेना एग्जिबिट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स डेवलप होने वाला है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई इस चीज को, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बाद में पूछूंगा मैं आप लोगों से लेफ्ट हैंड के ऊपर। अब बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिक मोटर की कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे मैंने बोला सीबीएसई के कोर्स में से इसका वर्किंग हटा दिया गया था पिछले साल, फिर भी एक क्वेश्चन आ गया था, तो हम बकायदा पूरी वर्किंग करेंगे। एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना कि मोटर और जनरेटर की वर्किंग आती है कि नहीं आती। यूजुअली वो लोग प्रिंसिपल पूछ लेते हैं उसका कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है या कौन से रूल पे बेस्ड है, बट यूजुअली वो लोग आप लोगों से कभी भी उसकी वर्किंग नहीं पूछेंगे। हाँ जरूर इसके जो पार्ट्स, जो अपैरेटस में जो पार्ट्स यूज करते हैं उनके फंक्शंस पूछ सकते हैं कि भाई इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, दो वो नहीं आने चाहिए। चल बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, समझेंगे भाई इसको। तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर देखो, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा नहीं है कि मैं पंखा बनाने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक बेसिक आपको एक अपैरेटस बना के दिखाऊंगा कि भाई अपैरेटस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कॉइल चाहिए जिसमें से करंट फ्लो जरूरी है भाई। तो यहाँ पे देखो मैं इस प्रकार की रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहा हूँ, एक प्लेट ले रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें से करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर शब्द नाम है इसका, आर्मेचर। तो आर्मेचर मतलब क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम जिसमें से करंट पास होने वाला है, दैट इज नोन एज आर्मेचर। अब भाई इसके दो एंड्स हैं, यहाँ बड़े सिंपल से दो एंड्स। मैंने इन दो एंड्स को इस टाइप की दो रिंग से कनेक्ट किया है, दो रिंग्स हैं, पर ये जो रिंग है ये आपस में जुड़ी नहीं है, बीच में गैप है। तो ये सेमी सर्कल के फॉर्म में एक तरीके से, तो यहाँ से एक वायर आके यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा एक वायर यहाँ से आके दूसरा यहाँ पे जुड़ गया। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों इस पर्टिकुलर रिंग से जुड़ गए। तो अगर ये रिंग मूव करेगा तो ये प्लेट भी घूमने वाली है। अब याद रखो ये 3D डायग्राम है, मेरे लिए बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है। सो अज्यूम कर रहे थे कि भाई ये आपकी वो प्लेट, ये रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो बोर्ड रखा हुआ है मैंने इनफैक्ट यहाँ पे ये इसी तरीके से रखा हुआ है इसको, कि ये ऐसे सामने दिख रहा है, ये बाहर आते हुए दिख रहा है बेसिकली इस तरीके से। ये वाला जो एंड है इसके ऊपर एक रिंग लगी हुई है ऐसे, इस वाले एंड के ऊपर एक ऐसी रिंग लगी हुई है। तो अगर ये रिंग घूमेगी तो साथ में ये प्लेट भी घूमेगी, कनेक्टेड है क्योंकि उसमें से ये लॉजिक वो उस वहाँ पे समझ में नहीं आता क्योंकि 3D है। यहाँ पे आपको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक। अब चलो भाई आगे और देखते हैं क्या क्या होता है। अब यार मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से करंट पास करना पड़ेगा। तो करंट के लिए मेरे को क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। सप्लाई के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं बैटरी डायरेक्टली जोड़ दूंगा, मैं कभी भी बैटरी को आर्मेचर में नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। रेगुलेट करते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक नई चीज लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं कुछ ब्रशेस, ऐसे दो ब्रशेस लगाए हुए हैं, और इन ब्रशेस को फिर मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, एक सप्लाई के साथ। इस टाइप से सप्लाई मैंने दी हुई है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। चाहूँ तो एक ही लगा देना, उसमें से कंपेयर मत करना, कुछ भी कंपेयर मत करना उससे, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग चलता है, वो लोग पता नहीं थोड़ा अलग ही टाइप, क्योंकि वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी छाप रहे हो, अपन वैसे नहीं छाप सकते। एनीवेज तो भाई यहाँ पे एक ही लगा दी सबको, ये की लग गई मेरी, यहाँ एक सप्लाई मैंने दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने की पुट ऑन कर दी तो क्या करंट फ्लो करेगा। अब करंट सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस वाले ब्रश में जाएगा, इसके थ्रू कहाँ जाएगा, रिंग में जाएगा, रिंग के थ्रू फिर ट्रैवल करते हुए फिर इस रिंग में आएगा, फिर इस ब्रश के थ्रू वापस बैटरी में आ जाएगा। एक लूप कंप्लीट हो, सर्किट कंप्लीट हो गया भाई मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्रशेस होते हैं इनको कहा जाता है कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। अब ये जो कार्बन होता है यहाँ पे ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के फॉर्म में ही कार्बन एक मेटालिक कंडक्टर की तरह काम करता है, अदरवाइज कार्बन इज अ नॉन मेटल।
पता है बताओ। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, मात्र अपने ग्रेफाइट फॉर्म में वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। एक एक्सेप्शन है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, एक ग्रेफाइट, एक डायमंड और एक बकमिंस्टर फुलर, जिसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली पढ़ेंगे। कार्बन जब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। तीसरा फॉर्म हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी नाम बताऊंगा चाहिए। एनीवेज, तो भाई मैंने कार्बन ब्रशेस लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे, ब्रश फॉर्म में होता है बेसिकली। तो अब क्या ये इतना सेटअप काफी है मेरे लिए फोर्स डेवलप करने के लिए? एक और क्या चीज रहेगी मेरी, एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, एक्सटर्नल मैग्नेट चाहिए ना भाई मेरे को ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखना पड़ेगा, एक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा, तभी तो फोर्स डेवलप होगा यहाँ पे। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा दिया ऐसे, ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये उस मैग्नेट का साउथ पोल है। मतलब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में मैंने अपना एक आर्मेचर रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप करके रखा है। ठीक, अब क्या होगा भाई, ये यहाँ पे फील्ड डेवलप हो गई, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे की पुट ऑन की तो करंट डेवलप हो जाएगा। करंट आएगा तो क्या होगा, ये जो आर्मेचर है खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज इस एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नेटिज्म से क्लैश होंगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और ये रोटेट करना शुरू करेगा और मेरा काम हो जाएगा, मेरा पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये रोटेट करेगा तो एक एक्सिस के अलाउंड रोटेट करेगा ना। जैसे अगर इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैंने बोल दिया कि ये एक्सिस है तो ये इसी के अलाउंड रोटेट कर सकता है, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी अपने मन से कर देगा, दैट विल नॉट हैपन। अगर आप यहाँ पे देखो कि इसका सेंटर पॉइंट होता है पंखे का हमेशा, तो वो जो प्लेट रहती है वो सेंटर पॉइंट के अलाउंग ही रोटेट करती है, देयर इज एन एक्सिस, राइट। तो एक एक्सिस चाहिए मेरे को यहाँ पे, देखते ऐसे हाइपोथेटिकल एक्सिस मैंने अज्यूम कर कि ये एक्सिस इसके अलाउंग ही मूव करने वाली, ये एक्सिस कैसे आ रही है, आपकी तरफ आ रही है ऐसे, राइट। तो दिस विल रोटेट लाइक दिस, कंप्लीटली रोटेट करता रहेगा, बेसिकली फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं कर सकता। अब भाई थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो रिंग्स मैंने लगाई फुल रिंग्स है कि हाफ रिंग्स? हाफ है, इनको बोला जाता है स्प्लिट रिंग्स, ये पूरे नहीं स्प्लिट है। तो स्प्लिट रिंग्स, लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया S1, इसको मैंने नाम दे दिया S2, ये तो स्प्लिट रिंग्स हो गए। ये तो कार्बन ब्रशेस है तो इनको मैंने नाम दे दिया B1 और B2, और इसके अलावा जो आर्मेचर है उसको अपन नाम दे देते हैं, लेट्स से PQRS बोल देते हैं अपन इसको, ताकि समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल। PQRS तो चलो भाई अपनी बुक के हिसाब से कंपेयर करते हैं इसको। तो भाई ये एंड है P, this is Q, this is R and this is S. This P end is connected to what, the first split ring S1, which is indeed connected to the first carbon brush B1. इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, जो S पार्ट है, that is connected to the first हाँ S1 S2 अलग अलग होता है भाई, ये कंफ्यूज होता है ना, साउथ पोल वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये जो S है that is connected to the second split ring S2, which is indeed connected to the second carbon brush B2, और उसके अलावा एक सर्किट कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, की एक लगा के रखी हुई है मैंने। चलो भाई मैंने की पुट ऑन कर दी तो करंट कैसे फ्लो करेगा, कहां से कहां जाएगा, यहां से हो जाएगा, तो मतलब जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा करंट। ये करंट सबसे पहले किस में एंटर होगा, B1 में, B1 के थ्रू S1 में, और S1 के थ्रू कहां जाएगा, P से लेकर Q, फिर वहां से R, फिर वहां से S, कम बैक टू S2 थ्रू B2 बैक इनटू द बैटरी। ये लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अपने बुक के हिसाब से देखते हैं कैसे होता है। करंट कहां से कहां जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, P से लेकर Q की तरफ जा रहा है। फील्ड कहां पे है, नॉर्थ यहाँ पे रखा है ना, साउथ यहाँ पे, तो फील्ड यहाँ पे जा रहा है, राइट। फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेट थोड़ी चेंज रहेगा, राइट। तो फील्ड हमेशा कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है इसके। तो सबसे पहले तो अगर मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगाना है तो मेरे को कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, अगर मुझे फोर्स निकालना है इस कंडक्टर के ऊपर तो कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल लगेगा तो कैसे लगेगा भाई, सबसे पहले मेरे को अपने 4 फिंगर ऑफ माय लेफ्ट हैंड को कहाँ रखना पड़ेगा, फील्ड के डायरेक्शन, फील्ड जा रही है वहां, मिडिल फिंगर को कहां रखना पड़ेगा, करंट कहां जा रहा है बुक के हिसाब से, अंदर की तरफ जा रहा है। तो नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज द फील्ड, दिस इज द मिडिल फिंगर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट, वेयर इज द थंब पॉइंटिंग आउट, डाउनवर्ड्स। तो इस वाले एंड के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा तो ये जो एंड है नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस PQ end is trying to go down, going down, right। इस वाले एंड की बात करते हैं, फील्ड तो अभी भी वही है, बट इस एंड के हिसाब से करंट कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, R से लेकर द मिडिल फिंगर विल पॉइंटेड टुवर्ड्स यू ना,
इस एंड के ऊपर आपका थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऊपर, which is a pretty simple part. यहाँ नीचे करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर करेगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स कहाँ काम करेगा? ऊपर की तरफ से देयर विल बी अ रोटेटरी मोशन और ये प्लेट घूमना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी ये प्लेट घूम रही है तो इसके साथ ही जो स्प्लिट रहेंगे ये भी तो घूमेंगे ना साथ, कि नहीं? अटैच है, अटैच। तो इमेजिन करो, देखो थोड़ा इमेजिन करना है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ये घुमा 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 एक पॉइंट आ गया कि वो वर्टिकल हो गई, तो ये जब रिंग नीचे वाली ऐसे होगी तो ऊपर वाली रिंग कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी ना, कनेक्ट हो गई। तो इट्स समथिंग लाइक दिस ना। यहाँ पे कार्बन ब्रश कहाँ पे आ गए? दे आर स्टिल हियर। सो एक तरीके से जब हाफ रोटेशन हुआ है, हाफ रोटेशन हुआ है तो आपकी रिंग्स कैसे दिख रही है आपको? ऐसे, राइट? S1 इज हियर, S1 नीचे गया, S1 रिंग नीचे आ गई, S2 रिंग ऊपर आ गई, ऐसे देखिए घूमते हुए बेसिकली आपको। बट आपका जो कार्बन ब्रश था वो तो यहाँ पे, दिस इज B1 एंड दिस इज B2। ये किससे कनेक्टेड था बाद में आके? बैटरी से। हाफ रोटेशन के दौरान क्या ये कार्बन ब्रश इस रिंग के कांटेक्ट में है? नहीं। अगर रिंग के कांटेक्ट में है तो क्या इस आर्मेचर में से कोई करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे? नहीं कर रहा है भाई, लूप ही कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? जब तक वो कार्बन ब्रश इसके कांटेक्ट में तब तक तो करंट अंदर घुस सकता है भाई। जब हाफ रोटेशन में ये उसके गैप में आ गया है वहां पे, तो फिर करंट कैसे आगे जाएगा? कांटेक्ट ही नहीं हुआ, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। मतलब इस हाफ रोटेशन के दौरान इस आर्मेचर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, राइट? अब इमेजिन करो इफ देयर इज अ प्लेट, जाएगा नहीं इसके अंदर। लेकिन S1 और S2 से तो ब्रशेस कनेक्टेड थे ना? परमानेंट कनेक्शन था। खुद सोच, अगर ऐसा होता तो वायर क्यों लग जाएगा तेरा? तो मतलब सिर्फ ऐसे ही रखा है? कांटेक्ट में S1 S2 किससे कनेक्टेड है? आर्मेचर से, वो तो फिक्स है। ब्रशेस तो सिर्फ कांटेक्ट में है, उनका काम क्या है? करंट को देना उसको। जब तक कांटेक्ट रहेगा तब तो देते रहेगा, जब कांटेक्ट हटेगा तो नहीं देगा। सिंपल बात है, ठीक है? अब अगर ऐसे थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, चलो भैया ऐसे मजा नहीं करना है, इतना टाइम पास नहीं करना है। यूजुअली लोग ट्रेन में करते हैं, पंखा नहीं चलता, ऐसे घुमाते, एसी बनाता और चल जाता है वहाँ पे ट्रेन में। ऐसा पॉइंट ये है, अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूँ, फोर्स लगा, घूम रहा और मैं छोड़ दूँ तो क्या इमीडिएटली रुक जाएगा? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा ना। क्यों लगे? फोर्स तो लगाना बंद कर दे तो क्यों घूम रहा? करंट थोड़ा करंट कहाँ था? अरे भाई मैं पेन से घुमाया, जब तक मैंने फोर्स लगा तब तक घुमा, अब मैंने हटा दिया, अब कोई फोर्स है तो फिर क्यों घूम रहा? अरे मैग्नेट कहाँ जाएगा भैया? तो हाथ से अरे हाथ से फोर्स लगानी बंद कर दी, फोर्स लगानी बंद कर दी इसलिए। फोर्स लगाना बंद कर तो बहुत क्यों होता है? उसको हमने मोमेंटम को रोकने के लिए मैग्नेट लगाया। मोमेंटम बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ समझाया था मैंने आप लोगों को? अब आठवीं तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना यार। लॉज ऑफ मोशन, वेलोसिटी, थर्ड ऑफ मोशन। मैंने आप लोगों को मोमेंटम कैसे समझाया था यार? दो कार क्रैश हुई थी। That was conservation of movement. मैंने मोमेंटम समझाया था माइकल जैक्सन से। हाँ हाँ, समझा? अच्छा हाँ, याद आया। याद है तेरे को? याद है। बाप ने गिर के भी दिखाया था। मैंने नहीं गिरा था। बट हाँ, आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक। हाँ, लॉजिक क्या था भाई? माइकल जैक्सन एक जगह खड़ा होता है और क्या रहता है? लीप ऑफ फेथ लेता है। हाँ। He actually goes forward. Goes forward now. Obviously it's not possible क्योंकि मेरे पास मैग्नेटिक बूट नहीं है। उनके पास थे बेचारे के पास, तो वो ऐसे जादू करते थे, राइट? बट देयर इज अ पॉइंट कि भाई मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट फॉलिंग। मैं अपने पैर से पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं न गिरूं। आप खुद भी ट्राई करो तो आप देखोगे आपके जो ये टोज रहते हैं, दे विल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दिस वे। ऐसे हो जाता है कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना है, आई वांट टू होल्ड दिस। पता होना चाहिए कि जमीन पे टच ही नहीं, कहाँ पे होल्ड करोगे? बट वो एक नेचर इंस्टिंक्ट है। So I mean, I'm trying to hold this. I'm trying to hold this. What is acting on me right now? Gravity. Force of gravity. कहाँ? डाउनवर्ड। नीचे। अब भाई एक पॉइंट आएगा कि मेरा जो फोर्स है
अब वो ग्रेविटी के सामने कुछ काम का नहीं है, क्या होगा? गिर जाओगे। I'll actually fall over. Why did I fall over? Because even when I reduced my force and even when I retracted my force, there was enough momentum because of which I'll have to fall over. I'll have to fall over. That is the nature basically, right? अगर मैं इस पंखे को घुमाते रहूँ मतलब मैंने इसको एक certain force दे दी, उसके बाद खुद का मास है, फोर्स दिया तो क्या डेवलप होगी उसके अंदर? वेलोसिटी डेवलप होगी, एंड मास इनटू वेलोसिटी इज व्हाट? मोमेंटम। होता है मोमेंटम। नाउ व्हेन आई रिमूव माय फोर्स आई हैव रिट्रैक्टेड माय वेलोसिटी, कि मैं जो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा था वो मैंने रिट्रैक्ट कर दी, पर उसके पास खुद की कुछ ना कुछ तो रेसिडुअल वेलोसिटी होगी। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है आपका घर आ गया, तो व्हाट डू यू ट्राई टू डू? यू ट्राई टू अप्लाई द ब्रेक्स। ऐसा थोड़ी कि गेट सामने आएगा और फिर ब्रेक मारोगे, आप लोग वही करते हो, वो अलग बात है, right? But the point is that sensible people who have a license to drive, right, unlike you guys who do not have a license to drive, do not have a helmet either, right? So the point is कि when we drive, we try and apply the brake well before the destination is arrived, just to make sure कि जितना भी acceleration हमने gain किया था उसको decelerate करेंगे। कई लोग होते हैं कि भाई शुरू बहुत आगे से गाड़ी बंद कर दो, पेट्रोल सेविंग, कि भाई आपको पता है कि गाड़ी के पास इनफ फोर्स है that it will take you to that particular destination. When you have cut out the petrol supply, when you have cut out the fuel, how is that गाड़ी still moving? It is just because of momentum. कि भाई जितना भी अगर उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का एक्सेलरेशन डेवलप कर लिया है तो उसको वापस जीरो पे आने के लिए डायरेक्टली 10 से 0 पे तो नहीं आएगी ना, it will have to go through 9, 8, 7, 6, 5. Even when it is at 1, if there is an acceleration of 1, there is still some velocity. And if there is still some velocity, there will be still some momentum. Because of it, the गाड़ी will still move forward. That is the logic. When this particular armature is in the half rotation stage, there is no contact of the carbon brushes with the split ends. There is no current supply, but because it was already under certain motion, it still has certain momentum. And this will actually follow. Now imagine, ये complete rotation तो नहीं हुआ है। देखो complete का logic क्या होता है कि जहाँ से शुरू किया वापस वहाँ पे आता, ये complete है। P Q R S, half rotation में P Q नीचे है, R S नीचे है, momentum के कारण क्या होगा? It fell होगा। अब यहाँ पे क्या है? R S, यहाँ पे क्या होगा? P Q. Now this is pretty interesting. एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको समझाने के लिए, जब यहीं नीचे बनाएंगे। अब ये है आपका आर्मेचर, नेमिंग करो इस आर्मेचर की, कहाँ पे क्या होगा? RS। तो भाई ये जो R पॉइंट है कहाँ जाएगा? लेफ्ट यहाँ जाएगा। It has fallen over you. This is S, this is P and this is Q. दो क्यों है? My bad. ये जो PQ एंड किससे जुड़ा हुआ था? कौन से रिंग से जुड़ा हुआ था? S1. So the S1 ring should come over here. ये वाला किससे जुड़ा हुआ था? S2 से. This should come over here now. But the interesting part is brushes move कर रहे थे? नहीं, वो तो अपनी जगह पे यथावत थे ना भाई। तो मतलब अब ये जो S2 रिंग है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? D1 के कांटेक्ट में आ जाएगा भाई। और S1 किसके कांटेक्ट में? B2 के। And this is still connected to the supply. ऐसा ही है ना। अब जैसे ही ये सिचुएशन आई वापस कांटेक्ट आ गया। कांटेक्ट आ गया तो अब वापस क्या हो जाएगा? करंट वापस फ्लो करना शुरू करेगा। राइट? अब करंट फ्लो करेगा तो करंट को थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि आर्मेचर का लॉजिक क्या होगा। करंट को तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। तो करंट अब कैसे होगा भाई? यहाँ से शुरू हो जाएगा पॉजिटिव से, अब कहाँ पे आएगा? सबसे पहले B1 में आएगा और B1 से अब किस में जाएगा? पहले तो S2 में। पहले वो B1 से S1 में जाना था। Now it is going to B1 to S2. S2 से जाते हुए सबसे पहले कौन से एंड पे आएगा? S, यहाँ से S से R, R से Q, Q से P, P से होते हुए S1 रिंग के थ्रू B2 से होते हुए वापस बैटरी। बहुत ध्यान से समझना। पहले एंड में डायरेक्शन क्या था करंट का? P से Q था। अब क्या हो गया? Q से P हो गया। मतलब हाफ रोटेशन के दौरान आर्मेचर के अंदर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। आर्मेचर के अंदर बहुत ध्यान से सुनो, बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझने के लिए आपको क्या लॉजिक है। आप बोलोगे भाई क्या है? डायरेक्शन तो अभी भी वैसा ही, डायरेक्शन वैसा नहीं क्योंकि आर्मेचर पलट गया भाई आपका तो। अब आर्मेचर पलटा तो आर्मेचर के जो एंड्स आपने फिक्स किए थे आप उनके हिसाब से डायरेक्शन डिफाइन करोगे, वेक्टर क्वांटिटी है।
Current is not a vector quantity याद रखना, current is a scalar quantity. But right now we are defining what the direction of current, right? तो direction of current initially क्या था, P से Q और R से S था. हाफ रोटेशन में क्या हो गया, उल्टा हो गया, S से R हो गया और Q से P हो गया. आया समझ में कि नहीं? अब क्या होगा, वापस फोर्स लगेगा, लॉजिक वापस, फील्ड यहीं पे, फील्ड तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हाँ फील्ड तो अभी भी यहीं पे है. correct. अब S से R करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है. The middle finger points there, and where is the force now? Downwards. This element try to go down. This end will try to come up. वापस क्या होगा, इसके साथ मूव करेगा, अब ये S1 ऊपर जाएगा, S2 नीचे आएगा. वापस हाफ रोटेशन की सिचुएशन आएगी, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, करंट नहीं होगा, बट मोमेंटम के कारण विल अगेन फॉल ओवर करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये PQ वापस यहाँ पे आ जाएगा. ऐसा वापस वहां पे चला गया, इनिशियल कंडीशन मेंटेन हो गई कि जो PQ से जो S1 जुड़ा था वो वापस B1 के पास आ गया, RS से जो S2 जुड़ा था वापस B2 के पास आ गया. ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गई. इनिशियली यहां से PQ ने शुरू किया था, वापस PQ घूम फिर के वापस आ गया. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो रिपीटेशन होगा बस एक बार. आप लोगों को मैंने पिछले साल साउंड पढ़ाया, साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने आपको. कौन कौन से बताए थे? वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता. अरे नहीं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा वो ऐसे वेव बना के बताया था. हाँ waves. हूं. कैरेक्टरिस्टिक कौन सी वेव होती है? वैसा ही longitudinal. हाँ longitudinal. एक पैरेलल होती है और एक नॉन पैरेलल. बताया भाई वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. एक ही चाहिए मेरे को यहाँ पर. सबसे पहले बताई थी वेवलेंथ. बताया Wavelength. वेव क्या होता है, वेवलेंथ? क्रस्ट और ट्रफ के बीच का Crust. conjugate है. क्रस्ट, Point. क्रस्ट, Crest. क्रेस्ट, Crest. CRE, क्रेस्ट एंड ट्रफ. तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच के डिस्टेंस थोड़ी हम डेफिनेशन वाइज तो गलत हो रहा है. दो दो कॉन्सेक्यूटिव ट्यूब से दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ wavelength. या distance traveled by a wave in a given time period. Distance, In a time. time period. अभी time period का मतलब क्या होता है? For example, what is the time period of rotation of Earth? Rotation 24 hours. 24 hours. 24 घंटे में एक बार घूम जाती है ना पृथ्वी. रोटेशन की रेवोल्यूशन की बात थोड़ी कर रहा हूँ. रोटेशन 24 घंटे बाद क्या होगा? रिपीट होगी ना चीजें फिर वापस. हाँ भाई सुबह 6 से लेकर शाम के 6 12 घंटे और शाम के 6 से लेकर सुबह के 6 12 घंटे, ये 24 घंटे कंप्लीट होगा. अब वापस ओरिजिनल कंडीशन आ गई सुबह 6 बजे की. अब इसके बाद तो रिपीट होगा ना, पहला दिन हो गया कंप्लीट, अब दूसरा तीसरा चौथा, अब रिपीटेशन होगी. तो जब तक एक चीज कंप्लीट नहीं होती तब तक रिपीटेशन शुरू नहीं हो सकता. यहाँ पे एक चीज कंप्लीट कब होगी, जब PQ एंड पूरा घूम करके वापस आ जाएगा. दैट इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन. सॉरी, तो वन कंप्लीट रोटेशन कितने हाफ रोटेशन से मिलकर बनता है? दो. पहले ये वाला हाँ और फिर दूसरा वाला हाफ रोटेशन. हाँ. तो every complete rotation will be made up of what, two half rotations. पहले रोटेशन के दौरान P से Q, R से S करंट, फिर फर्स्ट हाफ आया तो उसके अंदर करंट उल्टा हो, फिर सेकंड हाफ आया मतलब एक कंप्लीट रोटेशन आया तो करंट वापस नॉर्मलाइज हो गया. तो लॉजिक क्या हो रहा है यहाँ पे, within the armature the direction of the current is changing. Within the armature direction of the current is changing. अब बड़ा इंटरेस्टिंग समझिए. जब पहले हाफ रोटेशन की बात की, फर्स्ट हाफ रोटेशन, करंट कौन से कार्बन ब्रश से कौन से कार्बन ब्रश की तरफ जाता है? B1 से B2. करेक्ट. सेकंड हाफ रोटेशन B2 से B1 से B2 कहाँ हुआ चेंज? अब मेरे को B1 से यहाँ B2 ब्रश मतलब जैसा ऐसा आर्मेचर में चेंज हुआ है ना, ब्रश में तो कोई चेंजेस नहीं आया ना. मतलब within the armature current reverses. ओवरऑल सर्किट में किसी प्रकार का चेंज है क्या? पहले भी B1 से B2 जा रहा था, सेकंड हाफ में B1 से B2 गया, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मोटर का कि भाई आपको कांस्टेंट करंट देना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में. B1 से B2 जा तो थ्रू आउट B1 से B2 रखना पड़ेगा. अगर इसमें ही करंट चेंज होना शुरू हो गया तो ब्लेड कभी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, फिर वो करंट ऐसे ऐसे हो जाना शुरू.
दैट यूजुअली हैपेंस, राइट? टू प्रिवेंट दैट हमको कुछ और करना पड़ता है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जानता। तो ओवरऑल सर्किट में किसी प्रकार के करंट के डायरेक्शन में चेंज नहीं है, पर यहाँ पे विद इन द आर्मेचर जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है। इसलिए हम जब मोटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डीसी मोटर की। व्हाट इज डीसी? डायरेक्ट करंट। आपको मैंने पिछले साल कुछ थोड़ा साउंड में बताया था, जो वेव बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए, आपको बताया था कौन से करंट की वेव होती है वैसे। इट्स एन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। सुना है नाम कभी आप लोगों ने? दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। याद रखेंगे हमारे घरों में जो आता है दैट्स एन एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? यहाँ पे जो काम कर रहा है वो एक डीसी का काम होता है, क्योंकि मोटर हमेशा किस पे काम करती है? डीसी पे काम करती है, वो एसी पे काम नहीं करती। ऑल्टरनेटिंग करंट का लॉजिक क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा वेव के फॉर्म में जाता है। वेव जाएगा तो क्या क्या डेवलप होगी? क्रेस्ट पे डेवलप होगा, ट्रफ पे डेवलप होगा। क्रेस्ट होगा तो करंट पॉजिटिव हाफ में भी जाएगा, नेगेटिव हाफ में भी जाएगा। ये लॉजिक है। बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्ट करंट में कोई वेव नहीं, वो एक समान आते रहेगा, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछता है डीसी करंट का ग्राफ कैसे होता है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द डीसी करंट, कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज करंट वर्सेस टाइम। आईटी कर्व बनाया अगर मैंने, तो करंट कांस्टेंट रहेगा किसी भी टाइम। पर अगर यही ग्राफ अगर आप एसी के लिए बनाते हो, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एग्जांपल, तो वो ग्राफ कैसे रहेगा? वो ऐसे रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ डेवलप होते रहेंगे, करंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंज होती रहेगी, राइट? वो क्या लगाया पीछे करने वाला? क्या है? इट्स एन इन्वर्टर। इन्वर्टर, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इन्वर्टर? अगर अभी करंट सप्लाई बंद हो गया, टीवी से बंद हो गया, तो क्या आपने लाइट भी चालू कर दी? चालू। ये सारी लाइट्स कौन से टाइप के करंट पे काम करेगी? डीसी। डीसी। वो क्या कर रहा है? वो तो एसी को चार्ज कर रहा है ना अभी, उसमें तो अभी एसी आ रहा है ना भाई। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हाउस होल्ड सर्किट में एसी भेजते हैं, एसी आ रहा है उसके अंदर। अगर उसमें एसी आ रहा है तो जैसे ही करंट सप्लाई बंद होगा तो वो एसी ही सप्लाई करना चाहिए सबको। क्या ये मेरा पंखा चलेगा? फिर नहीं चलेगा। मोटर तो डीसी पे काम करती, इसलिए उसका नाम है इन्वर्टर। तो वो क्या कर रहा है? अगर आपने देखा होगा इन्वर्टर पे ऊपर गड़पन नीचे एक बैटरी लगी हुई है एक साइड की। बैटरी इज ऑलवेज अ डायरेक्ट करंट सप्लाई, डायरेक्ट करंट सप्लाई। तो वो क्या कर रहा है? वो जो डब्बा ऊपर अपन ने रखा हुआ इन्वर्टर का काम क्या होता है कि जो भी एसी वो ले रहा है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है उस बैटरी की डीसी के अंदर, इन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण बैटरी में डायरेक्ट करंट स्टोर हो जाता है। और जैसे करंट सप्लाई बदलता है वो डायरेक्ट करंट कहां सप्लाई होता है? इन सब के पास सप्लाई होता है। एंड दैट इज हाउ द अप्लायंसेस आर गोना वर्क। व्हाट इफ आई डू नॉट हैव एन इन्वर्टर? ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। पर फिर यार इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये डीसी पे काम करने के लिए बने और मैं आपको बोल रहा हूँ घरों में कौन सा करंट आ रहा है? एसी आ रहा है, तो फिर ये कैसे काम कर रहे हैं? इनका भी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। इनके पास भी होगा, सबके पास खुद का एक इन्वर्टर होता है, हर अप्लायंस में खुद का इन्वर्टर होता है। आजकल तो एसी भी इन्वर्टर वाले हैं, पता है आपको? इन्वर्टर एसी आते हैं आजकल बहुत सारे आते हैं। ये मेरा वाला नहीं है ऑब्वियसली इन्वर्टर एसी, दिस इज नॉर्मल डीसी एसी। तो इसलिए इसके ऊपर मैं इसको कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं इस पे कनेक्ट करूँ तो ये फट जाएगा। कंप्रेसर पड़ जाता है, हंसने की बात नहीं, मजाक नहीं, एक्चुअली पड़ जाता है। गैस है, कंबस्टिबल गैस है, पता है गैस बनती है इसमें, यहाँ बाहर नहीं, कंप्रेसर इसमें कुछ नहीं बनता। बाहर कंप्रेसर आउटडोर यूनिट लगा रहता है, तो वो पानी नहीं करता उसमें से, ड्रिप होता है पानी। वो क्या कर रहा है? वो जो हवा है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ड्राई एयर आपको दे रहा है बेसिकली। वो उसका काम अलग है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो मोटर है वो कैसी है? डीसी। तो हमारे कोर्स में हम जो मोटर पढ़ रहे हैं वो कौन सी होती है? डीसी, डायरेक्ट करंट मोटर। एसी मोटर भी होती है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे, अलग कॉन्सेप्ट है अपने कोर्स की, बहुत बाहर। ये समझ में आया क्या हम लोगों को? भाई इसकी कोई थ्योरी नहीं है मेरे पास आप लोगों को, मेरे को ये समझाना जरूरी है। थ्योरी आपको हर बुक में मिलेगी, सजेस्टेबल तो ये रहेगा कि आप खुद लिखो, अपने हिसाब से सोचो। अब मुझे बताओ ये अपैरेटस बनाने के लिए लोग क्या क्या लगा? व्हाट इज अपैरेटस? आप लोग लैब मैनुअल लिखते हो तो उसके अंदर लिखते हो एम, अपैरेटस लिखते हो कभी? तो क्या क्या यूज किया आपने लिखना पड़ेगा ना, बताओ क्या क्या यूज किया मैंने? आर्मेचर। व्हाट इज एन आर्मेचर? क्या है आर्मेचर? फ्रेम जिससे एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल लूप लिया हो,
मल्टीपल लूप बनाओ, ज़्यादा करंट डेवलप होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा, ज़्यादा तेजी से घूमेगा भाई। अभी तो समझाने के लिए हमने एक सिंगल वायर को रेक्टेंगुलर फील्ड में बना के रखा है। जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर, आप सर्कुलर भी बनाते हो, डिपेंड करता है आपको कैसे टाइप का अपैरेटस डेवलप करना है। मैंने समझाने के लिए रेक्टेंगुलर। अच्छा, आर्मेचर हो गया, और बैटरी, ठीक है, सप्लाई हो गया, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, स्ट्रेट रिंग्स, करंट, अच्छा, की, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो जरूरी है, उसके बिना तो कछु नहीं हो रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे ये जो स्प्लिट रिंग है ना, इनको स्पेसिफिकली कुछ कहा जाता है। स्प्लिट रिंग्स को कहा जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, तो व्हाट इज अ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो विद इन द सर्किट, विद इन द आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। क्योंकि स्प्लिट रिंग के कारण तो रिवर्स हो रहा है ना करंट आपका पूरा का पूरा, नहीं तो नहीं होता वहां पे फिर ऑब्वियसली। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या है कि वो आर्मेचर के अंदर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ओवरऑल सर्किट में कुछ हो रहा है उसकी वजह से? ओवरऑल सर्किट में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिए, ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, बच्चे उल्टा करते हैं। क्वेश्चन आता है यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स में कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द मोटर इज बेस्ड। सिर्फ मोटर बोलूं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलूं, डीसी मोटर बोलूं, बात है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच दैट पर्टिकुलर मोटर इज बेस्ड। किस सिद्धांत के ऊपर ये पूरा का पूरा मोटर बेस्ड है। याद रखो, जब आपको कोई प्रिंसिपल पूछता है वहां पे रूल बेवकूफों ऐसे लिख के नहीं आता। रूल इज नॉट द प्रिंसिपल, रूल इज तो नियम होता है ना, रूल तो नियम है कि इस नियम के अंतर्गत ये चीज काम करती है। बट आपके कुछ खुद के भी मॉरल्स होंगे ना, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तो आपका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल, किसके ऊपर ये बेस्ड है? तो प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक रोटेटरी फोर्स लगेगा, उसके अंदर एक रोटेटरी मोशन आएगा। जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर हमेशा एक रोटेटरी मोशन लगेगा, रोटेटरी फोर्स लगेगा। Whenever a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, then it always experiences a rotatory force. This is the principle. On which rule is it based? It's Fleming's left hand. And then you can write the entire rule there basically. दो अलग अलग क्वेश्चन है। प्रिंसिपल में 95% बच्चे रूल लिख के आ जाते हैं, वो नहीं करना। आया समझ में? नहीं आया? टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम बनाओ पूरा का पूरा, फिर प्रिंसिपल लिखवा दूंगा आपको। उसके अंदर नो, हमको इतना ही जरूरत है, बोर्ड्स के लिए इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे बनाना चाहे बना सकते। थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाना ताकि आपको समझ में कि 3D है भाई, बाहर की चीज़ आ रही है। एकदम सीधा बनाऊँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई फोर्स कैसे बनाना उसको। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इंटरेस्टिंग भी और इम्पोर्टेंट भी।
बोर्ड एग्जाम में यूजुअली आप लोगों से डायग्राम पूछ लेते हो, प्रिंसिपल पूछ लेते हो, वर्किंग कोई पूछ लेते। वर्किंग में कैसे होगा कि भाई पहले आपको फर्स्ट हाफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, दूसरा हाफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको। वर्किंग यूजुअली पूछेंगे नहीं आपसे, फिर भी थोड़ा बहुत लिख लेना उसके बाद, ऐसा नहीं 1-2 लाइन कंप्लीट मत करना पड़ता, इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा चीज़ लिख लेना। याद रखना फर्स्ट हाफ में भी करंट V1 से V2 जा रहा है, सेकंड हाफ में भी करंट V1 से V2 ही जा रहा है। There is no overall change in the direction of the current in the circuit. That is why it is known as a direct current. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, AC खतरनाक है DC खतरनाक है, क्या बोलो? AC हमारे घरों में आता है, DC को बैटरी होता है। DC is highly dangerous. AC में कैसा होता है ना, AC में करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो थोड़ा बहुत तो लिए मिल जाता है, खतरनाक होता है, हाथ में डाल देना उसके, बहुत डेंजर चीज है। बट हाँ, बैटरी इज वेरी डेंजरस, क्योंकि एक साथ करंट आएगा और इसके अंदर किसी प्रकार का कम ज़्यादा नहीं होगा, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्म करता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा हार्म करता है एज कम्पेयर टू AC। इसके बारे में वैसे अपन देखेंगे थोड़ा बहुत, AC और DC हाउस होल्ड सर्किट करना ही अपन, थोड़ा बहुत और बताऊँगा इसके बारे में। हो गया भाई? प्रिंसिपल लिख देंगे इसका, प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, प्रिंसिपल फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लिखेंगे when a current carrying conductor, when a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, then it experiences a rotatory force. Then it experiences a rotatory force. बस इतना ही होता है प्रिंसिपल्स। वर्किंग आप अपने मन से लिख के मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि भाई क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया आप लोगों को। Is everyone clear with left hand rule and the working of electric motor? सिंपल है, ऑनेस्टली बहुत सिंपल है, बट थोड़ा ध्यान से लिखना, उसको समझ के लिखना। नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा भाई कि क्या लिखा है आप लोगों ने, ग्रामेटिकली सही लिखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे को सबसे पहले वही चीज़ें दिख जाती हैं। तो एंड इफ बट ढंग से जहाँ लगना चाहिए वही लगाएंगे, अपने मन से कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगाएंगे, जम्बल्ड वर्ड्स नहीं देंगे मुझे कि भाई हमने तो अपना कर दिया अब तुम कर लो जितना, तो इसलिए वो नहीं करना है। वर्किंग में तो वो एम वेम भी लिखना है क्या? अरे पागल, जर्नल तो कंप्लीट कर रहा है क्या भाई? जर्नल थोड़ी लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बोर्ड का एग्जाम का आंसर नहीं है तेरे को, कैसे लिखेगा कोई बता रहा है। इसके अलावा what do I have? इसके ऊपर यूजुअली एक क्वेश्चन बनता है, लोग से लोग हाफ टाइम आप लोग की बारे बात मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो एक क्वेश्चन पर डिस्कस करता आप लोगों के साथ करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आएगा राइट हैंड रूल, और इसके ऊपर बेस्ड जनरेटर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके बाद फिर आएगा अपनी डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट। सो 2 क्लासेस और रहेंगी अपन को ये यूनिट खत्म करने में। मैग्नेटिज्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अपना कार्बन मेटल्स, स्कूल एग्जाम्स का क्या है भाई, लोगों का स्टेटस अभी?